फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लोटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, शायद यूपीएससी में इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा रहती है। और एक शब्द आता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के बिना हम यूपीएससी में सफल नहीं हो सकते, यह अकाट्य सत्य है। इस बात को आज तक कोई नहीं खारिज कर पाया। यानी आंसर राइटिंग यदि हमारी अच्छी है, आंसर राइटिंग हमारे पास लेखन शैली के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो निश्चित रूप से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक बेहतर आंसर राइटिंग से ही हमें बेहतर नंबर प्राप्त होते हैं। लेकिन कई बार आंसर राइटिंग की ही जरूरत क्यों पड़ती है यूपीएससी में? क्योंकि कहा जाता है कि आंसर राइटिंग व्यक्तित्व और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, मानव मनोविज्ञान है, उसको कहीं ना कहीं परिलक्षित करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको प्रदर्शित करती है। तो आइए इसी को ही समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो लेखन शैली है, यानी ये जो आंसर राइटिंग है, ये आंसर राइटिंग मनुष्य के व्यक्तित्व एवं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को किस प्रकार से, पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी को किस प्रकार से यह रिफ्लेक्ट करती है, परिलक्षित करती है, प्रदर्शित करती है। पिछले कई समय से सर्वे होते हुए लोगों ने अपने अपने विचार लिखे, लेकिन बहुत सारे सर्वों में मैंने बहुत सारी रिपोर्ट देखने का प्रयास किया, तो कहा जाता है कि 100% तो कोई नहीं बता सकता कि आंसर राइटिंग से इस व्यक्ति का व्यक्तित्व या मनोविज्ञान कैसा होगा। यदि 100% तो कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है कि कैसा व्यक्तित्व होगा। हाँ, लेकिन यह है कि कम से कम 50% से ज्यादा जो है वो व्यक्तित्व और मनोविज्ञान समझा जा सकता है। कुछ लोगों ने इसे 8% भी रखा है, कुछ लोगों ने इसे 70% तक भी रखा है। लेकिन मैं सारी रिपोर्टों के अनुसार एक बीच का आंकड़ा लेते हुए चलता हूं, यानी 50%। यानी मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, मनुष्य की जो मनोविज्ञान है, मनुष्य की जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी आखिरकार आंसर राइटिंग से कैसे डिपेंड है। अदरवाइज यूपीएससी क्या जरूरत है आंसर राइटिंग करवाने का? यूपीएससी चाहे तो कैट की तरह जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू से संबंधित क्वेश्चन, प्रश्न पूछ सकती है। ठीक इसी प्रकार बड़े बड़े जो एग्जाम है, वो उसमें जो है लेखन, आंसर राइटिंग का कोई रोल नहीं होता है। यानी आईआईटी जेई जो है वो भी पहले जो है ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, अब उसका एक पेपर बना दिया गया सब्जेक्टिव। तो आखिरकार यूपीएससी में ऐसा क्यों जो है जरूरी लिखा गया कि जो आंसर राइटिंग है वो कोरे पन्ने पे होनी चाहिए, और आंसर राइटिंग की दम पर ही व्यक्ति जो है वो सिलेक्शन और बिना सिलेक्शन के बीच में एक लाइन खींची जाएगी? ऐसा क्यों किया गया? तो आज भी यह बात प्रमाणिक है कि कुछ चीजें तो सीख कर, लेकिन कुछ चीजें जन्मजात होती हैं व्यक्ति के अंदर, वो हमारे व्यक्तित्व और हमारे मनोवैज्ञानिक व्यवहार को प्रदर्शित करती है। और उसी से संबंधित कुछ तथ्य हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि किसी के भी व्यक्तित्व या मनोविज्ञान को पता करना है तो पहले उसे कोरे पन्ने पर लिखवाने का प्रयास करें। और पहला इसमें बिंदु यह है कि यदि मान लीजिए किसी की आंसर राइटिंग में जो कैपिटल वर्ड होता है, यानी शुरू का जो वर्ड होता है, यानी कोई भी वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ड लिख देता हूं यहां पर, मोहन। मोहन, तो अब मान लीजिए मैंने मोहन जो है वो सामान्य तौर पर लिखा है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो पहला वर्ड जो है वो बड़ा बनाते हैं। यानी पहले वर्ड को जो है वो एक अलग एम्फेसाइज देते हैं। जैसे मान लीजिए पी है तो कुछ इस प्रकार से पी बना दिया, मान लीजिए टी है तो कुछ इस प्रकार से टी बना दिया, एस है तो कुछ एस कुछ इस प्रकार से बना दिया। यानी ऐसी लेखन शैली जिसमें पहला जो वर्ड है वो अन्य वर्णों की तुलना में बड़ा हो और उसे एक विशेष प्रकार के जो है बनावट में बनाया गया हो, तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिए, वो व्यक्ति जो है उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
उसका व्यक्तित्व जो है वो परिपक्व और मजबूत होगा। यानी ऐसी लेखन शैली जिसमें पहला शब्द बड़ा हो बाकी के अक्षरों की तुलना में, और उसको एक अलग प्रकार दिया जाए। जैसे मान लीजिए ए है, तो किसी की आदत होती है ए इस प्रकार से लिखने की, टी है, तो ऐसा जो भी इस प्रकार से लिखता है, मान के चलना उसका व्यक्तित्व जो है वो परिपक्व होता है, यानी उसके अंदर कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति नहीं होती है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा करते हैं। और ज्योतिष की भाषा में ये कहूं कि इन ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे लोगों का मंगल ग्रह उच्च का होता है। यानी कोई डाउट नहीं है मन में, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो बात है वो इंप्लीमेंट करनी है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कौन से प्रकार की लेखन शैली वाले व्यक्ति? जो पहला वर्ड बड़ा बनाए, कुछ उसे एक अलग स्टाइल दे, और बाकी के वर्ड उससे छोटे हो। दूसरा, यदि इसी में ही सेम बनावट है, यानी मान लीजिए कि एक शब्द लिखा हमने, कोई भी शब्द लिख दिया, मान लीजिए ये एक शब्द लिख दिया, मान लीजिए ये एक शब्द लिख दिया, अब दूसरी बार यदि मैं यही शब्द लिखूं तो मैंने इसको कुछ इस प्रकार से लिख दिया, कुछ इस प्रकार से लिख दिया, तो यह ये माना जाएगा कि ऐसी परिस्थिति में ये जो व्यक्ति है इसका जो बिहेवियर है वो शंकापूर्ण होगा। यानी एक जैसी लिखावट हो, एक जैसे शब्द हो, और एक जैसी उनमें राइटिंग स्टाइल हो, तो जो मैंने अभी कहने का प्रयास किया कि पहला वर्ड वाला लिखने वाले, पहला वर्ड जो है बाकी के शब्दों से बड़ा लिखने वाले, बाकी के अक्षरों से, वो व्यक्ति जो है जीवन में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। दूसरा बिंदु इसी में ही, यदि मैं दूसरे बिंदु को यदि देख कहा जाए कि दूसरा बिंदु इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई बड़े बड़े अक्षरों में लिखने का प्रयास करता है, कोई बड़े अक्षरों में लिखने का प्रयास कर रहा है, मान लीजिए किसी ने जो है बड़े अक्षरों में लिखा, और वही मान लीजिए कोई जो है एकदम छोटे अक्षरों में लिखने का प्रयास कर रहा है। तो मान लीजिए जो भी बड़े अक्षरों में लिखने का प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वह बहिर्मुखी है, कहीं ना कहीं माना जाता है कि उसके अंदर जो है संवेदनशीलता होनी चाहिए। और मान लीजिए कोई छोटे छोटे अक्षरों का प्रयोग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यह व्यक्ति अंतर्मुखी है, यह व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, यह व्यक्ति बहिर्मुखी होगा। बहिर्मुखी होगा कैसे होगा? अब इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि बहिर्मुखी का मतलब कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की वो प्रक्रिया में व्यक्ति ज्यादा सफल होगा। तीसरा बिंदु यदि मैं लेके आऊं, यानी पहला बिंदु मैंने कहा पहला वर्ड कैसा हो, एक अलग ही स्टाइल का बनाया हो, पहला वर्ड जो है एक अलग ही स्टाइल का बनाया हो, पहला वर्ड कुछ एक अलग प्रकार का, और बाकी के वर्ड जो है वो उससे छोटे हों। तो ये इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाते हैं, उनके दिमाग में कोई भ्रम नहीं होता है, नो कंफ्यूजन। तीसरी यदि बात कहूं, यानी बड़े अक्षर छोटे अक्षर, तीसरी बात कहूं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा कर्व देने का प्रयास करते हैं, यानी ये कहूं मैं अपर लाइन है, ये लोअर लाइन है, तो इसमें वो लिखने का कुछ भी प्रयास करते हैं, यानी एक प्रकार से कर्व आ रहा है, कर्व आ रहा है, यानी मैं कहूं ए बी, ये लिखने का जो प्रयास किया जा रहा है, यानी आप देख रहे हैं कि ये शब्द जो है एक तो नजदीक है, और कहीं ना कहीं इसमें एक हमको कर्व दिखाई दे रहा है। कर्व मतलब हमें कहीं ना कहीं एक वर्तुल दिखाई दे रहा है, हमें एक वर्तुल दिखाई दे रहा है, हमें एक कर्व दिखाई दे रहा है। मान के चलिए यदि कोई इस प्रकार के लेखन शैली वाले व्यक्ति है, इस प्रकार के लेखन शैली वाली व्यक्ति है, इस प्रकार से नजदीक नजदीक लिखने वाले, और एक कर्व के रूप में, यानी मैं कहूं कि ये
जो वर्ड है वो इसी एक ही उसमें आ रहे हैं। जैसे मैंने सबसे पहले कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहला वर्ड बड़ा बनाते हैं। यदि इस प्रकार से कोई लिखने वाले हैं और नजदीक नजदीक लिख रहे हैं, नजदीक नजदीक लिख रहे हैं, इस प्रकार से लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से लिखने का प्रयास करते हैं, तो मान के चलना इस प्रकार का जो विद्यार्थी होता है, इस प्रकार की लेखन शैली वाला जो व्यक्ति होता है, वह समाजीकरण में बहुत आगे होता है। यानी वो सबसे घुल मिलकर बात करेगा, वो सबके साथ हंसेगा, सबके साथ बातचीत करेगा। अंतर्मुखी कौन होगा? जो छोटे छोटे अक्षर लिखने का प्रयास करेगा। बहिर्मुखी कौन होगा? जो बड़े बड़े अक्षर लिखने का प्रयास करेगा। और सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? जिसने पहला जो शब्द है वो बड़ा, यानी वो डोमिनेंस करेगी उसकी पर्सनैलिटी। हालांकि बहुत सारे लोग इसको देखकर क्या करते हैं? सीखते हैं। इसको देखकर क्या करते हैं? नकल करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि 100% ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि मेरी आदत ऐसी लिखने की नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करूं तो कुछ तो इस प्रकार पहुंच सकता हूं। लेकिन फिर भी जो एक ओरिजिनल राइटिंग होती है वो कहीं ना कहीं अलग से ही परिलक्षित हो जाती है, शो हो जाती है। इसके अलावा अगला यदि बिंदु देखा जाए कि कुछ कुछ ऐसे जो है शब्द लिखे जाते हैं जो जिनका जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड जो है वो अलाइनमेंट होगा, झुकाव होगा, झुकाव। और कुछ ऐसे शब्द लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा हैंड राइटिंग लेखन शैली होती है, कुछ व्यक्तियों की ऐसी लेखन शैली होती है, यानी मैं इसको टाइप 4 लिख देता हूं और इसे लिख देता हूं टाइप 5। कुछ लोगों की ऐसी लेखन शैली होती है जिनका झुकाव राइट साइड होता है, जिनका झुकाव राइट साइड होता है। राइट साइड जो है वो अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? राइट साइड झुकाव, अलाइनमेंट होता है। अब इसका मतलब क्या? मान लीजिए मैं कोई एक वर्ड लिख रहा हूं, तो ये वर्ड लिख रहा हूं इस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं ये अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए? कायदे से। ये अलाइनमेंट कायदे से सीधा होना चाहिए, लेकिन क्या है? ये झुकाव लेफ्ट साइड है, ये झुकाव लेफ्ट साइड है, ये झुकाव लेफ्ट साइड है। यानी यदि लेफ्ट की तरफ झुकाव ज्यादा है, यदि लेफ्ट की तरफ झुकाव ज्यादा है तो चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। यानी लेफ्ट साइड के झुकाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से संकोची होते हैं, वो थोड़े से संकोच वाले होते हैं, थोड़े से संकोची होते हैं, थोड़े से वो अंतर्मुखी भी होते हैं। यानी इतनी आसानी से वो सबके बीच में नहीं घुल मिलेंगे, थोड़े से अंतर्मुखी होते हैं। लेकिन यदि मैं कहूं कुछ ऐसे वर्ड किसी ने लिखे जिसका झुकाव राइट साइड है, जिसका झुकाव कैसा है? राइट साइड है, कुछ इस प्रकार से राइट साइड झुकाव है, तो यदि राइट साइड जिनका झुकाव है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो माने जाएंगे खुलेपन वाले होंगे। यानी वो जो है स्वतंत्र और नए विचारों को जीवन में स्वीकार करेंगे। वो जो ऐसे व्यक्ति जिनकी लेखन शैली में राइट साइड झुकाव आ रहा है, वो व्यक्ति खुलेपन वाले होंगे, वो व्यक्ति खुलेपन वाले होंगे और कहीं ना कहीं स्वतंत्र विचार वाले होंगे, स्वतंत्र विचार वाले। और यह भी बात है कि उनको नई नई चीजों को प्रयोग करने में अच्छा लगता होगा और वो जीवन में एक स्टीरियोटाइप जैसा जीवन नहीं जीना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन बात यह आई कि यूपीएससी ने आंसर राइटिंग कोरे पन्ने पे ही क्यों करवाई? क्योंकि ये बात प्रमाणित है कि 50% हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व और हमारा मनोविज्ञान इस आंसर राइटिंग से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि आंसर राइटिंग को यदि मान लीजिए किसी की लेखन शैली अच्छी नहीं है, बार बार ये मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए किसी के जो आंसर राइटिंग है यानी
शब्दों का जो विन्यास है, स्ट्रक्चर है, वो एक प्रकार से प्रॉपर वे में नहीं बनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिखते हैं, मान लीजिए किसी ने सेंटेंस लिखा, राम इज गोइंग टू द मार्केट, तो जब लास्ट का शब्द आएगा मार्केट, तो ये जो लास्ट का शब्द है ना वो खा जाएंगे, इसको वो ऐसे बना देंगे। तो मान के चलिए ये व्यक्तित्व की नकारात्मकता को दर्शाता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत दबा के लिखते हैं, प्रेशर से, बहुत ज्यादा दबाव के साथ लिखते हैं, प्रेशर के साथ, दबाव के साथ लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा दबाव के साथ लिखते हैं। तो जो दबाव के साथ लिखते हैं वो कहीं ना कहीं ऊर्जावान होते हैं, भावनात्मक उनके अंदर जो क्षमताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं एक सीमा तक जो है वो, यानी वो अपनी भावनात्मक क्षमताओं का कहीं ना कहीं प्रयोग करना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो कम जो है यानी कम दबाव के साथ लिखते हैं, कम दबाव के साथ लिखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कम दबाव के साथ लिखेंगे तो ऐसे व्यक्ति जो है उन्हें संवेदनशील कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, संवेदनशील कहा जाएगा। अब मान लीजिए यदि कोई कम दबाव के साथ लिख रहे हैं, कम दबाव के साथ लिखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को संवेदनशील कहा जाएगा, यानी उनके अंदर एम्पैथी, सिंपैथी जैसी चीजें होंगी, दया, उनके अंदर सहिष्णुता, सर्वधर्म जो है समभाव जैसी भावनाएं आ सकती हैं। लेकिन यदि मैंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति, वो लेखन शैली है, लेखन शैली किसी भी व्यक्ति की मान लीजिए ऐसी हो रही है, ये इस प्रकार से जा रही है, तो ये गलत है, इसको व्यक्तित्व का अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो लेखन शैली है वो वाक्य विन्यास जो है वो ये इस वे में नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे, यानी इनके बीच में जो अलाइनमेंट है और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, यानी बराबर जो है, बराबर दूरी नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी नहीं मानी जाएगी। तो नंबर कहां से कटेंगे, नंबर कटेंगे जो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया कि आधे अधूरे, यानी हम लास्ट के वर्ड को, मान लीजिए लास्ट का है वर्ड है, इसको लिखा ही नहीं, इसको ऐसे लिख दिया, ये जो है गलत व्यक्तित्व, यानी ये कहीं ना कहीं इसको नेगेटिविटी में काउंट किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में भी। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम अपनी लेखन शैली को अच्छा बनाए कैसे, लेखन शैली को अच्छा कैसे बनाए। तो लेखन शैली को अच्छा कैसे बनाए ये मैं पार्ट 2 में लेके आऊंगा, पर कुछ बातें बोलता हूं आपसे। लेखन जो शैली है, इस लेखन शैली को अच्छा कैसे बनाए, अच्छा कैसे बनाए। अब ये मान लिए, ये जो है इसको मैं पार्ट 2 में इसकी डिटेल में चर्चा करूंगा, पर मैं कुछ अभी बात बताना चाहूंगा कि यदि लेखन शैली को अच्छा बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शब्दों के बीच में दूरी बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए कोई शब्द लिखा है, मान लीजिए ये कोई शब्द लिखा है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए कोई शब्द लिखा है तो इसका ऊपर और नीचे का ये जो आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वाक्य विन्यास बना रहे हैं, ये लगभग समान होना चाहिए, ये दूरी समान होनी चाहिए। और मान लीजिए किसी की आंसर राइटिंग ऐसी नहीं है, तो मैं हमेशा उन विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप दूर दूर लिखो, आप दूर दूर लिखो, आप दूर दूर लिखे, निश्चित रूप से आप देखना एक समय ऐसा आएगा कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। आंसर राइटिंग को सुधारा जा सकता है, 40% संभावना है इस बात की, लेकिन याद रखिए अच्छी राइटिंग वाले क्यों सिलेक्ट होते हैं, अच्छी राइटिंग वालों को ज्यादा नंबर क्यों मिलते हैं। और हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर और जवाहरलाल नेहरू से लेकर और अमिताभ बच्चन से लेकर नेल्सन मंडेला, क्यों जो है इनकी राइटिंग में विशेष खास बात दिखती है, कुछ ना कुछ तो व्यक्तित्व परिलक्षित करता है।
यानी पहले वो बड़े आदमी बन गए, तब लोगों ने कहा कि ये नहीं यार हैंड राइटिंग ऐसी है इसलिए ये बड़ा व्यक्तित्व है। लेकिन जब कई सारे लोगों पर ये शोध किया गया, तब ये निष्कर्ष निकला कि आंसर राइटिंग में कॉन्फिडेंस कब झलकता है, जब आपका जो वाक्य विन्यास है वो परिवर्तित ना हो, वो एक जैसा हो, शब्दों का आकार, शब्दों की बनावट, और ये जो लाइन है इसी लाइन पे आप लिखे, ना तो इसके नीचे होना है ना इसके ऊपर जाना, और शब्दों के बीच में दूरी, और वाक्य को विन्यास में, मतलब वाक्य का जो ऊपर का है और नीचे का जो दूरी है ये बिल्कुल बराबर वे में। फिर मैंने कहा कि भाई किसको ज्यादा व्यक्तित्व महान, या इसे कहा जाता है कि इसका मनोविज्ञान जो है बहुत अच्छे होंगे वो विद्यार्थी जो पहला वर्ड कुछ कैपिटल या पहला वर्ड कुछ बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, पहले वर्ड को जो एम्फेसाइज करने का प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं, ये व्यक्ति जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। बड़े लेटर लिखने वाले, छोटे लेटर लिखने वाले, और लेफ्ट साइड लिखने वाले, राइट साइड लिखने वाले, यानी मैंने सारी बातों की चर्चा की आपके सामने कि लेफ्ट साइड की ओर झुकाव है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राइट साइड की ओर झुकाव होगा तो क्या होगा, संकोची अंतर्मुखी। लेफ्ट साइड की ओर झुकाव होगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इसको कहा, ये भी जो है एक प्रकार से अंतर्मुखी और संकोची, यानी लेफ्ट साइड वाले, ये लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, यानी ये लेफ्ट साइड जिनका झुकाव हो रहा है वो, और जिनका राइट साइड झुकाव हो रहा है वो कैसे होंगे, खुले विचार वाले होंगे, स्वतंत्र विचार वाले होंगे। कम दबाव के साथ जो लिखते हैं वो कैसे होंगे, कम दबाव के साथ लिखने वाले सभी के साथ जिनकी बनती होगी, कम दबाव के साथ जिनके अंदर सिंपैथी इंपैथी, और जो ज्यादा दबाव के साथ उनके अंदर भावनात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है। और मैंने कहा जिनके अंदर कर्व दिखता है, जिनके अंदर एक वर्तुल दिखता है, यानी कुछ इस प्रकार से लोग जो लिखने का प्रयास करते हैं, यानी एक एक वर्तुल दिखता है, एक वर्तुल दिखता है, एक वर्तुल दिखता है, ये यानी एक एक जो है वर्तुल दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, ये व्यक्ति जो है समाजीकरण में बहुत आगे होते हैं। तो आंसर राइटिंग को अच्छा कैसे किया जाए, शब्दों के बीच में और दूरी, वाक्य विन्यास को और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसको हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। पर आज मैंने कुछ बेसिक बातें आपके सामने रखने को प्रयास किया है कि जो हमारी आंसर राइटिंग है, जो हमारी लेखन शैली है, वो हमारे व्यक्तित्व और हमारे मनोविज्ञान को क्या करती है, परिलक्षित करती है, वह उसको प्रदर्शित करती है, वो उसको रिप्लीकेट करती है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।